रूल 9 देखिए, रूल 9 है आपका डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट्स। डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंट्स ये बोल रहा है आपको कि मैन्युफैक्चरर और जो आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर है वो सैंडविच क्रेडिट ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपका अमेंडेड है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2016, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर इनवॉइस फॉर रिमूवल ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। इनपुट्स रिमूव किए हैं उसका इनवॉइस, कैपिटल गुड्स रिमूव किए हैं उसका इनवॉइस, इनवॉइस यूज्ड बाय इंपोर्टर, इनवॉइस ऑफ एजेंट ऑफ इंपोर्टर, invoice issued by first stage dealer or a second stage dealer, supplementary invoice of manufacturer or importer of goods for additional duty demand except in case of fraud के केस में ये नहीं चलेगी। supplementary invoice of output service provider for additional service tax demand except in case of fraud, बिल ऑफ एंट्री। सप्लीमेंट्री इनवॉइस क्या होती है आपकी, जो मेन इनवॉइस को सपोर्ट करती है, द इनवॉइस विच सपोर्ट्स द मेन इनवॉइस, वो आपकी सप्लीमेंट्री इनवॉइस होती है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन अप्रेजर ऑफ कस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस। अगर फॉरेन पोस्ट ऑफिस से गुड्स इंपोर्ट किए हैं देन इन केस सर्टिफिकेट जो कि इश्यू किया है अप्रेजर ऑफ कस्टम ने इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड थ्रू फॉरेन पोस्ट ऑफिस और एज द केस में बी ऑथराइज्ड कोरियर रजिस्टर्ड विद द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ द कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम इन चार्ज ऑफ द कस्टम एयरपोर्ट। तो ये सब हैं। आगे कुछ और हैं, चालान, एविडेंसिंग पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स बाय द सर्विस रिसिपिएंट as a person liable to pay service tax certificate for transportation of goods and deals, invoice, bill, challan issued by provider of input service, invoice, bill, challan issued by input service distributor under service tax rules 1994। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर सैंडविच क्रेडिट लिया जा सकता है बाय मैन्युफैक्चरर या प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। रूल 7 और रूल 8 भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, जो नोट्स, ये वाले नोट्स हैं इनसे एक बार रीड लगा लेना। रूल 8 देखिए, ये रहा रूल 8, स्टोरेज ऑफ इनपुट आउटसाइड द फैक्ट्री ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अगर एसीडीसी परमिट करते हैं मैन्युफैक्चरर को कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो स्टोर कर सकता है फैक्ट्री के बाहर, मे परमिट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ए फाइनल प्रोडक्ट टू स्टोर द इनपुट इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस सैंडविच क्रेडिट हैज बीन टेकन। ऐसा इनपुट जिसके रेस्पेक्ट में सैंडविच क्रेडिट ले लिया गया है उसको आउटसाइड द फैक्ट्री भी किया जा सकता है कुछ एक केसेस के अंदर स्टोर, ठीक है। सच परमिशन शैल बी ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ये जो परमिशन है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही दी जाती है, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ गुड्स एंड शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज स्पेस। गुड्स का नेचर ऐसा है या स्टोरेज की स्पेस जो है वो शॉर्ट पड़ रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर। However, where such input is not used in the manner specified in these rules or any other reason whatsoever, अगर इनको आपने स्पेसिफाइड यूज में नहीं लिया तो उस केस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर है ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ही शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट अवेल। जितना क्रेडिट अवेल किया था वो अमाउंट वापस से पे करना पड़ेगा। रिकॉर्ड्स एज टू सैंडविच और कैपिटल गुड, इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। ये बोल रहा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस। फाइनल प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है या आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर जो है अवेलिंग सैंडविच क्रेडिट, इसको जो है मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर रिसिप्ट, डिस्पोजल, कंजम्पशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स प्रोक्योर्ड बाय हिम। कि कितने उसने प्रोक्योर करे हैं इनपुट्स, कैपिटल गुड्स, उसके लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। सच रिकॉर्ड शैल कंटेन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the value duty paid, sandwich credit taken and utilized and the person from whom the inputs or capital goods have been procured, किससे प्रोक्योर किए हैं।
सिमिलर रिकॉर्ड्स आर टू बी केप्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस। इनपुट सर्विस के रेस्पेक्ट में भी जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका रूल 9A, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पुराना जो प्रोविजन था वो भी दे रखा है, पुराना प्रोविजन भी दे रखा है साथ में। आगे आपका फर्स्ट स्टेज डीलर डेफिनेशन बता चुका हूं ऑलरेडी। नेक्स्ट आपका रूल 10, ट्रांसफर ऑफ सैनवेट क्रेडिट। सैनवेट क्रेडिट ट्रांसफर करना है। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री जो है शिफ्ट हो रही है, फिर शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड। योर फैक्ट्री इज बीइंग शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, और आपका ट्रांसफर किया जा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर टू अ जॉइंट वेंचर। इस केस के अंदर अगला है आपका आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर। एक आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि शिफ्ट कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है हिज बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप चेंज हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, अमलगमेशन, लीज और ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस। तो जो क्रेडिट है वो भी तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बोल रहा है कि कंडीशन क्या है, द अबोव ट्रांसफर और शिफ्टिंग इज डन विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू अ न्यू साइट और टू द ट्रांसफरी एंटरप्राइज। ये जो ट्रांसफर है, ये जो शिफ्टिंग है, ये की जाएगी विद अ स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज टू अ न्यू साइट, की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर की जा रही है ट्रांसफरी एंटरप्राइज को। ट्रांसफर ऑफ सैनवेट क्रेडिट, द मैन्युफैक्चरर और आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर shall be allowed to transfer the Sanvet credit lying unutilized in his accounts to such transferred, sold, merged, leased or amalgamated factory or to joint venture। कर दिया जाएगा ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट एडमिसिबल ओनली इफ स्टॉक ट्रांसफर। अगर स्टॉक ट्रांसफर किया है तो ही क्रेडिट ट्रांसफर किया जाएगा। स्टॉक ट्रांसफर ही नहीं किया अगर, तो क्रेडिट भी आपका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, the transfer of Sanvet credit shall be allowed only if the stock of input as such or in process or the capital goods is also transferred along with the factory or the business premises to new site or ownership, and the inputs or capital goods on which credit has been availed of are duly accounted for to the satisfaction of the deputy commissioner or central excise or assistant commissioner of central excise। नेक्स्ट है रूल 10A, ट्रांसफर ऑफ सैनवेट क्रेडिट ऑफ एडिशनल ड्यूटी लेविएबल अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। ये बोल रहा है कि ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी एक से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस है, ही इज एलिजिबल टू ट्रांसफर एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। क्वार्टर एंड जब होता है, क्वार्टर एंड पर जो है ऐसा मैन्युफैक्चरर जिसकी एक से ज्यादा रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस हैं, तो वो ट्रांसफर कर सकता है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे। ठीक है, कैसे ट्रांसफर किस तरह से किया जाएगा, मैनर ऑफ ट्रांसफर क्या है, थ्रू ट्रांसफर चालान। ट्रांसफर चालान के थ्रू जो है ये ट्रांसफर किया जाएगा। Such recipient premises may take Sanvet credit on the basis of the transfer चालान। recipient premises जो है क्रेडिट ले लेगी on the basis of transfer चालान। Separate return is to be furnished by transferring and recipient registered premises। separate return फाइल करनी पड़ेगी ट्रांसफरर को and recipient registered premises दोनों को। However, this rule shall not apply if the transferring and recipient registered premises are availing area based exemption। area based exemption ले रहे हैं अगर, तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। जैसे कि पर्टिकुलर हिली एरिया के अंदर लोकेटेड है कोई, तो एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन वो ले रहा है ऑलरेडी, तो फिर नहीं मिलेगा उसको।
नेक्स्ट है आपका रूल 11 ट्रांजिशनल प्रोविजंस। ये बोल रहा है कि कोई मैन्युफैक्चरर जो कि सनवेट क्रेडिट ले रहा था इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पे, सब्सिक्वेंटली वो ऑप्ट कर लेता है फॉर 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी on goods manufactured by him under a notification based on value or quantity of clearance। SSI exemption पहले नहीं ले रहा था, अब ले लेता है, तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस लगेंगे। A manufacturer or producer of final product opts for 100% exemption from excise duty leviable thereon, or the said final product has been exempted absolutely under section 5A। तो पहले exemption नहीं था, अब exemption लग रहा है, या तो पहले ले नहीं रहा था या पहले exemption था ही नहीं, अब exemption हो रहा है। तो a provider of output service opt for 100% exemption from service tax, अगर वो ले रहा है पूरा exemption, then in that case he shall be required to pay an amount equivalent to sandwich credit taken by him in respect of input। इनपुट के रेस्पेक्ट में जो सैंडविच क्रेडिट लिया था वो उसको वापस से पे करना पड़ेगा। लाइंग इन स्टॉक, जो इनपुट आपका स्टॉक में लाई कर रहा है, लाइंग इन प्रोसेस और कंटेन्ड इन फाइनल प्रोडक्ट। लाइंग इन स्टॉक, जो आपका स्टॉक में स्टॉक पड़ा है फाइनल प्रोडक्ट का, उसके अंदर जो इनपुट है इंक्लूड कंटेन्ड इन द टैक्सेबल सर्विसेज पेंडिंग टू बी प्रोवाइडेड। टैक्सेबल सर्विसेज के अंदर जो है इंक्लूडेड, ठीक है, जो आपको अभी प्रोवाइड करनी है। ऑन द डेट व्हेन सच एग्जेम्पशन इज ऑप्टेड, उस डेट पे देखेंगे। एंड आफ्टर डिडक्टिंग द सैड अमाउंट फ्रॉम द बैलेंस इफ एनी लाइंग इन हिज क्रेडिट, अगर कुछ बचा है, द बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बैलेंस है स्टिल रिमेनिंग, वो लैप्स हो जाएगा एंड शैल नॉट टू बी यूटिलाइज। जो बैलेंस कुछ रह गया वो लैप्स हो जाएगा। फिर है आपका सेक्शन 5B नॉन रिवर्सल ऑफ सैंडविच क्रेडिट। ये बोल रहा है वेयर एन असेसी हैज पेड ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन फाइनल प्रोडक्ट एंड हैज बीन अलाउड क्रेडिट ऑफ द ड्यूटी और टैक्स पेड ऑन इनपुट्स, इसको मिल गया है कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सेट प्रोडक्ट, बट सब्सिक्वेंटली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेट प्रोडक्ट इज हेल्ड एज कोर्ट एज नॉट चार्जेबल टू एक्साइज ड्यूटी। सब्सिक्वेंटली कोर्ट ने बोल दिया कि इस पे ड्यूटी नहीं लगनी थी। Then central government by notification order for non-reversal of such credit allowed to the assessee subject to such conditions as may be specified in the said notification। The order for non-reversal of credit shall not apply where assessee has preferred a claim for refund of excise duty paid by him। तो अगर वो रिफंड के लिए क्लेम कर देता है तो फिर रिवर्सल हो जाएगा, पर अगर वो क्लेम नहीं करता तो उसको जो क्रेडिट दिया था वो रिवर्स नहीं किया जाएगा, वो क्रेडिट ले लेगा। बायर में ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड इन द नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिवर्स क्रेडिट, जरूरत नहीं है। स्पेशल डिस्पेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। रूल 12 ये बोला है इन केस अगर कोई पर्सन है इनपुट परचेज करता है और कैपिटल गुड्स लेता है फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर, वो जो कि एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन ले रहा है इन एरिया में, देन सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक सैंडविच क्रेडिट ऑन सच इनपुट्स एज इफ नो पोर्शन ऑफ ड्यूटी ऑन सच इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इज एग्जेम्प्टेड। माना जाएगा कि ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, इन एरियाज के लिए है केवल, ये ध्यान रखेगा, इन एरियाज के लिए। बाकी के अगर ले रहे हैं कहीं पे एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन इन एरियाज के अलावा, तो ये नहीं माना जाएगा कि ड्यूटी पे कर दी है। यहां पे माना जा रहा है, देखिए वापस पढ़ी। इन केस इफ अ पर्सन परचेजेस इनपुट्स और कैपिटल गुड्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर हु आर अवेलिंग एरिया बेस्ड एग्जेम्पशन, देन सच पर्सन shall be entitled to take sandwich credit on such inputs as if no portion of duty on such inputs and capital goods is exempted। Next है रूल 13 डीम्ड सैंडविच क्रेडिट। ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि इनपुट और इनपुट सर्विस जिसके ऊपर सैंडविच क्रेडिट अलाउ किया जाएगा है डीम्ड रेट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया गया है इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इरेस्पेक्टिव कि कितना आपने ड्यूटी एक्चुअल में पे किया था, जो डीम डेट है नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से मिलेगी। फिर द सैंडविच क्रेडिट शैल बी अलाउड इवन इफ टैक्स डिक्लेयर्ड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस इज नॉट यूज डायरेक्टली बाय मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विस
but is contained in the set final product or is used for providing output service. डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने नहीं यूज किया बट उस प्रोडक्ट में पड़ा है. नेक्स्ट है आपका रूल 14, रिकवरी ऑफ सैनवर्ड क्रेडिट रॉन्गली टेकन और एररनेसली रिफंडेड. गलती से सैनवर्ड क्रेडिट दे दिया या फिर गलती से रिफंड कर दिया, तो उस केस में कैसे रिकवरी होगी. पहला केस, सैनवर्ड क्रेडिट हैज बीन टेकन रॉन्गली बट नॉट यूटिलाइज. मतलब सैनवर्ड क्रेडिट आपने गलती से ले तो लिया बट अभी तक आपने उसको यूटिलाइज जो है नहीं किया है. तो उस केस में क्या है, द सेम शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर or the provider of output service and provision of section 11A of Central Excise Act 1944 or section 73 of Finance Act 1994 shall apply mutandis for effecting such recovery. Where sandwich credit has been taken, ले लिया और utilize भी कर लिया and utilized wrongly or has been erroneously refunded, तो इस केस में क्या होगा, the same shall be recovered along with interest from the manufacturer or the provider of output service. और ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपके लगा दिए जाएंगे. आखिरी रूल 15, कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी. ये जो रूल है आपका, देखिए क्या बोल रहा है. रूल 15, कॉन्फिस्केशन एंड पेनल्टी. ये अमेंड किया गया था 14/5/2015 से. ये बोला है कि इफ एनी पर्सन टेक्स और यूटिलाइज सैनवर्ड क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस रॉन्गली, गलती से ले लिया, और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स, देन ऑल सच गुड्स शैल बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केट कर ली जाएंगे, एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 11AC of the Finance Act 1994 as the case may be. In case where the sandwich credit in respect of input or capital good or input service has been taken or utilized wrongly, गलती से ले लिया है, by reason of fraud, collusion or any willful misstatement or suppression of facts or contravention of any of the provisions of Excise Act or the rules made thereunder with the intent to evade payment of duty, intention था उसका ड्यूटी evade करने का, then उस केस में manufacturer shall be liable to pay penalty in terms of the provisions of section 11AC. penalty provisions लग जाएंगे. और जनरल पेनल्टी जैसा कि आपको रूल 550 ने बोल रहा है कि एक्साइज के अंदर 5000 होती है, कस्टम्स के अंदर 1 लाख होती है, ये आपको पता ही है. तो थ्योरी हमारी पूरी होती है, काफी वास्ट है थ्योरी, बट एक दो क्वेश्चन जो है आपके रूल 7 और इसके बाद के रूल से पूछे जाते हैं. बाकी मोस्टली जो है सैनवर्ड क्रेडिट आपका रूल 6 तक आके खत्म हो जाता है. रूल 7 में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ओके, तो अब नेक्स्ट दो वीडियोस के अंदर जो है हम इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी हैं सैनवर्ड क्रेडिट के वो करेंगे. वो मैं आपको करवाऊंगा. कुछ एक क्वेश्चंस तो आपके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो आपको मैंने समरी दी थी ना, इसकी आईडीटी की समरी, जो हैंड रिटन थे, जो हल्के से 1-2 पेज क्लियर नहीं थे आपके थोड़े से, तो वो जो थे आपके, उसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो क्लास में करवाए थे. तो बाकी के जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा अभी यहाँ पे, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा. और बाकी कुछ क्वेश्चंस आपके जो एक्सरसाइज की प्रिंटेड बुक है, प्रिंटेड वाली जो बुक है आपकी, उसके पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिकल, वो आपको करने हैं. उसमें आपको वो करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उन क्वेश्चंस के अंदर, वो क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपका काफी स्ट्रांग हो जाएगा. प्रैक्टिस मैनुअल के मैं अलग से करवाऊंगा, ये प्रैक्टिस मैनुअल की क्लास आपकी अलग है. वो पीछे वाले क्वेश्चंस और करिए आप, तो आपको उसमें से कुछ एक नए क्वेश्चंस हो सकता है मिल जाएं, तो वो आप करते चलिएगा.